अस्सलाम वालेकुम। आई होप मेरी आवाज़ क्लियर होगी सबको। आई थिंक अब इनफ टाइम तो हो गया, तो हम लोग शुरू कर लेते हैं। मुझे काइंडली चैट पे कंफर्म कर दिएगा कि आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं आ रही। देन मैं प्रोसीड करता हूँ फिर सेशन में। थोड़ी कम आ रही है तो मैं एक मिनट रुकें। सही है। बेसिकली MSA 1 के लिए हमने ये वर्कशॉप या इंट्रो सेशन आप कह सकते हैं अरेंज किया था। पोस्ट रिजल्ट रखने के पीछे भी इसके कुछ रीजंस थे हमारे, ताकि हमारे पास एक क्लियर पिक्चर आ जाए कि जिन लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया था और अनफॉर्चुनेटली उनका पेपर रुक गया है, तो उसके पीछे क्या रीजंस हैं, और जो इस पेपर को फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो उनके पास क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, ये किस तरह डिफरेंट है बाकी पेपर से। तो मैं थोड़ा सा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये कोर्स जो है हम दो टीचर्स शेयर कर रहे होंगे, सर हामिद यूसुफ और मैं खुद पढ़ा रहूँगा सर हाफिज अली। बेसिकली हम दोनों ही चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। सर हामिद जो हैं वो अभी करेंटली एज एन असिस्टेंट मैनेजर टैक्सेशन सर्व कर रहे हैं फर्ग्यूसन, और उनके पास ऑडिट अश्योरेंस का भी एक डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस मौजूद है। इसके अलावा प्रैक्टिकली जो जो उनके पास अपडेट्स आ रही होती हैं उससे भी वो बहुत करंटली अवेयर है, क्योंकि वो अभी करंटली सर्व कर रहे हैं इस पोजीशन में जिसमें आपके पास डिफरेंट एडवाइसेस आ रही होती हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आ रहे होते हैं और बाकी चीज़ें भी होती हैं। अपना मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी सर हामिद अपने बारे में खुद ही एक्सप्लेन कर देंगे। मैं भी करंटली सर्व कर रहा हूँ एबट पाकिस्तान के अंदर एज अ मैनेजर फाइनेंशियल एनालिस्ट। प्रीवियसली मेरा भी बैकग्राउंड फर्म से ही है, मैंने भी रिसेंटली ज्वाइन किया हुआ है, तो मेरे पास भी ऑडिट एक्सपीरियंस रहा है। मैंने भी एज एन एम अश्योरेंस फर्म के अंदर सर्व किया हुआ है। तो मतलब हम दोनों के पास एक ऑडिट का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मौजूद है। उसके साथ साथ जो हमारी अकाउंटिंग नॉलेज है वो अपडेट रहने की वजह हमारी रीसेंट जॉब्स भी हैं। साइमल्टेनियसली हम लोग दोनों रिसेंट क्वालिफाइड्स भी हैं, तो हमारे पास जो न्यू IFRS बाकी स्टैंडर्ड्स हैं उसकी भी अल्हम्दुलिल्लाह सफिशिएंट नॉलेज है। हैविंग सेड दैट, अब हम लोगों ने ये शुरू किया था, हमारे फर्स्ट बैच हमारा था जून 2022 वाले पेपर के लिए। उसके अंदर हमारे पास कुछ चैलेंजेस वगैरह भी आए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एट दी एंड सेशन बहुत अच्छा रहा। 60% हमारा ऑलमोस्ट रिजल्ट आया है। उसके पीछे भी कुछ चैलेंजेस थे जो मैं आपसे आगे जाके भी डिस्कस करूंगा, कि मतलब अगर हम एक अप्रोच लेके चल रहे होते हैं तो उसके अंदर स्टूडेंट्स की किस तरह कॉपरेशन ज़रूरी होती है और किस तरह कॉपरेट नहीं कर पाते, कहाँ पे लेकनेस आ रही होती है जिसकी वजह से रिजल्ट डिस्टॉर्ट हो रहा होता है। तो इसका मतलब है ये कि ये पेपर जो है मतलब इसकी एक ड्यू सिग्निफिकेंस है। अगर आप इसको वो ड्यू टाइम नहीं देंगे, आप उसको उस तरह से उस डायरेक्शन में प्रिपेयर नहीं करेंगे, तो फिर रिजल्ट जो है उस तरह नहीं आता जिस तरह हम अज्यूम कर रहे होते हैं। तो मैं टाइम वेस्ट करे बगैर इसको मैं क्विकली स्टार्ट करता हूँ कि हमने इस सेशन को किस तरह अरेंज किया हुआ है। देखें, बेसिकली आज के क्लास के अंदर हम लोग जो बात करेंगे एक सिलेबस ओवरव्यू लेंगे, जिससे स्टूडेंट को ये चीज़ क्लियर हो कि इसके अंदर कंटेंट वाइज क्या चीज़ें मौजूद हैं, कहाँ कहाँ से हमें उनको कवर करना है, कितनी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, कोई नई चीज़ हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं या नहीं पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद हम जो है इसके जो चैलेंजेस आ रहे होते हैं, इस पेपर का जो डायनामिक्स है वो क्यों डिफरेंट है बाकी CFA वाले पेपर से, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हमारे पास इस एग्जाम के अंदर जो अभी तक कॉमन रिक्वायरमेंट्स देखने में आई हैं, अभी तक जितने भी इसके अटैम्प्ट हो गई हैं, उन कॉमन रिक्वायरमेंट्स के हम किस तरह अवेयर हो सकते हैं, किस तरह उस डायरेक्शन में हम तैयारी कर सकते हैं। जिस तरह हम ऑडिट के अंदर नहीं करते थे CFA के अंदर, कि हमें पता था कि रिस्क का सवाल आएगा, एक रिपोर्टिंग का एरिया हमारे पास आएगा, एथिक्स का सवाल आएगा। जब कुछ इस तरह की बेंचमार्क चीज़ें ऑलरेडी हो जाती हैं, प्री डिफाइन हो जाती हैं, तो हम उसी सवालों को थोड़ा सा ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं ताकि एटलीस्ट हमारा पेपर में वो सवाल आए वो तो हम एटलीस्ट मैनेज कर सकें। उसके बाद हमारे पास जो स्टडी रिसोर्सेज होंगे वो क्या होंगे, हम अपने नोट्स यूज़ करेंगे, हमारे पास प्रैक्टिस मटेरियल कहाँ कहाँ से आएगा, कौन सी चीज़ें होंगी। देन एट दी एंड हम लोग प्रिपरेशन की अप्रोचेज डिस्कस करेंगे। अब दो अप्रोचेस होती हैं, एक वो स्टूडेंट्स होते हैं जो इस पेपर को सेल्फ स्टडी के थ्रू कवर कर रहे होते हैं। अब उनके कुछ मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, किसी के पास बाकी सब्जेक्ट्स का प्रेशर हो सकता है, कोई इंटरेस्टेड नहीं होता क्लासेस में, तो मतलब इसमें कोई वैसे इशू नहीं है। सेकंड अप्रोच हमारी होगी कि हम क्लासेस के थ्रू किस तरह हेल्प आउट कर रहे होंगे, कि स्टूडेंट्स का टाइम जो एक सेल्फ स्टडी में सिग्निफिकेंटली लगेगा वो क्लासेस के थ्रू किस तरह रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि जो हमने इस कोर्स को प्लान किया हुआ है वो हमने MSA के लिहाज से ही प्लान किया हुआ है। हमने इस कोर्स को ऐसे नहीं किया हुआ कि हमारे पास FR के लेक्चर्स मौजूद हैं या हमारे पास ऑडिट की चीज़ें मौजूद हैं तो हमने कंप्लीट वो लेक्चर्स दे के कॉन्सेप्ट्स के लिए दे दिया, देन हम सवालों को मूव करें। हम लोग की अप्रोच भी ये होगी जो हम आगे जाके सर हामिद पे आपको बहुत क्लियरली बताएंगे
कि हम किस तरह इस कोर्स को एमएसए के ही अंदाज में लेके चल रहे होंगे, एमएसए के ही क्वेश्चन से प्रैक्टिस करवा रहे होंगे, और मटेरियल की जो नॉलेज हम रिफ्रेश करवा रहे होंगे, आईएफआरएस हो गया, आईजास हो गया, वो भी एमएसए लेवल पे ही किस तरह जरूरी है वैसे ही करवा रहे होंगे। अब इसके अंदर अगर मैं आपके सिलेबस और ग्रिड की बात करूं, पहले मैं ग्रिड डिस्कस कर लेता हूँ। आप देख रहे हैं कि इसके अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग का जो एरिया है उसकी वेटेज 65 मार्क्स तक जाती है। और इवन अगर मैं आपसे एक्चुअल पेपर्स के अंदर बात करूं तो ये वेटेज आपके पास 65 मार्क्स तक ही जा रही होती है सारे पेपर्स में। 70 मार्क्स तक के भी कुछ अटेम्प्ट्स के अंदर ये गए हैं। अब इससे आपको ये पता चलता है कि यार अगर मेरे पास आईएफआरएस मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेरी अकाउंटिंग अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इस पेपर के अंदर मैं बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। तो इसका मतलब हुआ क्या कि अगर आपने अपनी प्रीवियस नॉलेज को रिफ्रेश करना है और किस पे आपने ज्यादा फोकस करना है, वो आपका अकाउंटिंग का एरिया होगा। हमारी भी अगर आप लेक्चर्स वगैरह मैं आपसे पोर्टल भी एंड में शेयर करके दिखाऊंगा जो हमने ऑर्गेनाइज किए हुए थे। हमारा की फोकस पहले अकाउंटिंग पे ही था। ऑडिट पे जो हमने इसमें चीजें तैयार करवाई थी वो हमने इसी के जो एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन होते हैं उससे ही ऑडिट को प्रिपेयर किया था, क्योंकि ऑडिट इज ऑल अबाउट माइंडसेट इन दिस पेपर, कि आप प्रैक्टिकली किस तरह उस सिचुएशन को डील करते हैं। अगर आपके पास एक सिनेरियो आता है फर्म में, आप एज अ मैनेजर हैं, आपको पार्टनर को रिव्यू करवाना है, आप किस तरह डिफरेंट सिचुएशन जो क्लाइंट पर आइज होती हैं आप उसको किस तरह डील करते हैं, तो उसके लिए प्रैक्टिकल इंसाइट का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद ऑडिट एंड एश्योरेंस की जो इसके अंदर ग्रेड है वो 25 से 35 मार्क्स की आ रही होती है। इसकी भी ऑल ड्यू सिग्निफिकेंस है, क्योंकि कभी कभार इसके इजी मार्क्स होते हैं जो लूज आउट कर जाते हैं, हम सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमने इसको MSA 1 के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करके प्रिपेयर नहीं किया होता। हम अज्यूम कर रहे होते हैं कि हमने CFAP 6 पढ़ा हुआ है, ऑडिट एश्योरेंस हमें आता है, प्रैक्टिकली भी हम कर रहे हैं और हम पेपर में जाके परफॉर्म कर लेंगे। लेकिन इस पेपर के अंदर आपकी थीम थोड़ी सी डिफरेंट है, इसके अंदर सवाल पूछने का अंदाज अलग है, इसके अंदर केस स्टडी स्टाइल क्वेश्चंस हैं, लेंथ बहुत ज्यादा है, तो इसमें और भी चैलेंजेस आते हैं जो हम भी आगे जाके डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा पोर्शन इसके अंदर कंपनी लॉ एंड एथिक्स का भी है, लेकिन अगेन 5 to 15 मार्क्स आपके यहाँ से भी कवर हो जाते हैं। लॉ के अंदर वो यूजुअली 2-3 मार्क्स तक जा रहा होता है, बहुत हुआ 4-5 मार्क्स तक चले जाएगा, लेकिन इतना जाता नहीं है। उसके अंदर आपके वही कंपनीज एक्ट के कुछ जो फेमस एरियाज है अकाउंटिंग के, ऑडिटिंग के, इसी तरह आपका कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया, उस तरह के एरियाज में कर रहा होता है जो प्रैक्टिकली रेलिवेंस रखते हैं। एथिक्स के अंदर इसके अंदर क्या है, एथिक्स के अंदर इसके अंदर 2 स्ट्रीम्स हैं जो इस पेपर की भी थीम है। पेपर की थीम क्या है बेसिकली, पेपर की थीम ये है कि अगर आप एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाई करते हैं इंशाल्लाह, तो आप या तो फर्म में सर्व कर रहे होंगे एज एन ऑडिटर, या आप इंडस्ट्री के अंदर जा रहे होंगे। अगर आप फर्म में सर्व कर रहे हैं एज एन ऑडिटर, तो आपके पास किस तरह चीज़ों को कंबाइनली आपने देखना है, कि आपने अकाउंटिंग चैलेंजेस को भी देखना है, साथ साथ आपने ऑडिटिंग रिक्वायरमेंट्स को और उस क्लाइंट के ऑडिट्स को किस तरह देखना है। अब वहां पे इस तरह नहीं होता कि भाई आपने बस अकाउंटिंग बता दी, अब उसको ऑडिट किस तरह करना है, किस तरह एग्जीक्यूट करना है, ऐसा नहीं होता। तो प्रैक्टिकली एक रोल आप इस पेपर में अज्यूम करेंगे अपना एज अ मैनेजर एश्योरेंस, सीनियर मैनेजर एश्योरेंस। एक रोल आपका इसमें आएगा चार्टर्ड अकाउंटेंट इन बिजनेस का, जो बंदा इंडस्ट्री में बैठा हुआ है। इंडस्ट्री में आप किस तरह उसमें रोल होगा कि आपके पास कोई भी टास्क आता है आपके फाइनेंस डायरेक्टर के थ्रू या आपके CFO के थ्रू, किस तरह अगर कोई न्यू स्टैंडर्ड आता है वो उससे आपके रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस पूछते हैं, तो आप उसको किस तरह डील कर रहे होंगे। इसी बेसिस पे इथिक्स भी डिवाइड हुआ हुआ है कि अगर आप चार्टर अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस हैं, फर्म के अंदर हैं, तो आप इथिकल सिचुएशन से कैसे डील करेंगे। और अगर आप चार्टर अकाउंटेंट इन बिजनेस हैं, तो आप अपने पास बिजनेस के अंदर जो इथिकल स्टांसेस आते हैं, बिजनेस में भी ऑल दो आ रहे होते हैं, अब आपके पास टारगेट्स होते हैं, CFO आपको बोलता है टारगेट आपने मीट करना है, आप अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट्स को, लॉ को आप इग्नोर कर दें, तो उसके अंदर जो आपके इथिकल चैलेंजेस हैं आप उसको किस तरह डील करेंगे। तो एथिक्स का एरिया मेरे पास इस तरह डिवाइड हो रहा होगा। देन मैं आपको इसमें थोड़ा सा सिलेबस को ओवरव्यू देता हूँ। सिलेबस के ओवरव्यू देने में सिर्फ बताने का पर्पस ये है कि मेरे पास जो टॉपिक्स हैं उसमें डरने की इसलिए बात नहीं है क्योंकि उसमें कोई नई चीज़ नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे मेरे पास कि मेरे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग का एरिया जो आ रहा है, उसमें मैं अगर आगे जाता हूँ अपने पास, अब ये देखें आप यहाँ से ये शुरू हो रहा है। अब इसमें आप स्टैंडर्ड्स देख रहे हैं, प्रेजेंटेशन वाली सारी चीज़ें, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल हमारे FR में भी हैं। IS 27 हो गया, सारे IFRS आ रहे हैं, ISS आ रहे हैं आपके पास। हाँ, अब इसमें मैं एक दो चीज़ आपको हाईलाइट भी करवाता जाता हूँ। अगर आप इसमें देख रहे हैं कि मेरे पास ये IFRS 8 आ रहा है, FR लेवल पे ये इस तरह ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन MSA लेवल पे इस तरह के स्टैंडर्ड्स पे भी वो फोकस कर लेता है। पर्पस क्या है बताने का, कि जितनी भी कंप्लीट लिस्ट ऑफ आइजाज एंड IFRS आपके पास है, इसमें वो सारे आपकी वेटेज तकरीबन तकरीबन उनकी बढ़ जाती है FR की कंपैरिजन में। ऐसा नहीं होगा कि किसी सवाल के अंदर या तो वो 2-3 मार्क्स के लिए IFRS 8 से रिलेटेड चीजें पूछ लें,
या वो IS 32 के अंदर चले जाए, आपसे प्रेजेंटेशन से पूछ ले कि भाई एक मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है फाइनेंशियल, उसको मैं डेट क्लासीफाई करूंगा या मैं उसको इक्विटी क्लासीफाई करूंगा। अब हम FR के अंदर क्या कर रहे होते हैं, FR के अंदर हमारा फोकस होता है किसी भी चीज को कंप्यूट करके एक आंसर पे आना। लेकिन MSA में ऐसा क्या होगा, MSA में आपके पास जब तक उस बेस नॉलेज स्ट्रांग नहीं होगी ना, सब्जेक्टिव डिसीजन जिसे मैं कह रहा होता हूँ, जैसे कि अगर आपके पास कोई डिसीजन, इसी मैंने एग्जांपल ले लेता हूँ, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कोई भी है, उसकी क्लासिफिकेशन इज अ सब्जेक्टिव डिसीजन। इसमें कैलकुलेशन से ज्यादा जो उसके कंटेंट्स अवेलेबल हैं इन IFRS, जो पैरामीटर्स हैं उस पर इवेल्युएट करके आप कंक्लूड कर रहे होते हैं। इसी तरह कंसोलिडेशन हम सब पढ़ रहे होते हैं FR के अंदर। लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेशन किस तरह डिफरेंट हो जाती है, अब यहाँ से आप वो नहीं बोलेगा कि आप कंसोलिडेट बैलेंस शीट बना दो, PNL बना दो। कुछ सवाल होंगे आपके पास इस तरह के जिसमें कंसोलिडेट बैलेंस शीट PNL पूछेगा, लेकिन 5 से 6 मार्क्स के लिए। वो क्या होगा कि 2-3 एडजस्टमेंट होंगी, पूरा आप रीड्राफ्ट करेंगे, उन एडजस्टमेंट को इंकॉर्पोरेट करेंगे बस। लेकिन जो ज्यादा चीजें पूछ रहा होगा वो आपसे क्वालिटेटिव एनालिसिस पूछ रहा होगा, नैरेटिव फॉर्म में आंसर चाह रहा होगा एज कम्पेयर टू कंप्यूटेशन। इसकी एक सिंपल सी मिसाल अगर मैं आपको दूं, अब आपने कंसोलिडेशन सबको पता है, हम कंसोलिडेशन के अंदर जो कंसोलिडेशन की बेसिस है कि सब्सिडी कब सब्सिडी बनती है, अगर मैं एसोसिएट की बात करूं तो कब एसोसिएट बनती है। अब हमारे पास FR लेवल पे हम मेजर कंसिडरेशन देते थे परसेंटेज ऑफ होल्डिंग पे, लेकिन MSA पे आके दूसरे डायनामिक्स कैसे एक्सप्लोर हो गए। अगर आप स्टैंडर्ड में जाएंगे, आप IS 28 के अंदर अगर देखते हैं, इसी तरह अगर आप IFRS 3 में देखते हैं, तो आपको ये भी बताता है कि भाई बिजनेस कॉम्बिनेशन इस्टेब्लिश होना भी जरूरी है कंसोलिडेशन से पहले। तो जिस एंटिटी को आप एक्वायर करें क्या वो बिजनेस की डेफिनेशन मीट करती है। इसी तरह जो आपका कंट्रोल है उस एंटिटी पे, वो अदर देन परसेंटेज ऑफ होल्डिंग किस तरह स्टेब्लिश हो सकता है। टॉपिक वही पुराना है, कंसोलिडेशन हम सबको पता है, लेकिन ये एरिया हमने FR लेवल में उस तरह देखा नहीं था। अब MSA लेवल पे कुछ इस तरह के एरियाज आपके पास भी इमर्ज हो रहे होते हैं, जिसके अंदर आपको देखना पड़ता है कि यार मेरे पास जो पैरामीटर्स IFRS में है, क्या मुझे पता भी है कि अदर देन परसेंटेज ऑफ होल्डिंग मेरे पास क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं। तो ये एक थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंट चीज है। ऑल दो कंटेंट वाइज आप देखेंगे सारे IFRS वही पुराने। ऑडिट में आप आ जाए, आपके पास सारी चीजें वही आ रही हैं, सब्सिक्वेंट इवेंट हो गया, रिपोर्टिंग हो गया, गोइंग कंसर्न हो गया, आपके पास अदर एश्योरेंस वाला एरिया हो गया। तो नया कुछ भी नहीं है इसके अंदर, पूरा कोर्स आप देख लें। कंपनी लॉ के अंदर वही पोर्शन मैंने आपको सेलेक्टेड सेक्शन बताए थे, ऑडिट के, अकाउंट्स के, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया, इथिक्स के लिए आपकी वही इथिक्स वाली बुक हो गई। तो सारी चीजें आपके पास हैं वही पुरानी। लेकिन जिस तरह अभी मैंने आपको एग्जांपल दी IFRS 3 के केस में और IS 28 के केस में, कि एक सिनेरियो किस तरह डिफर कर सकता है और उसके ऊपर 5 से 6 मार्क्स का इजीली किस तरह सवाल बन सकता है इन MSA 1। अब ये आपके पास एक सिलेबस ओवरव्यू आ गया और ग्रेड ओवरव्यू आ गया, लेकिन इस पेपर को समझने के लिए इस पेपर को देखना भी जरूरी है। तो मैं आपको एक डिफरेंसेस बताता हूँ और उस पेपर दिखा के फिर मैं आपको शो करवाता हूँ कि ये क्यों डिफरेंट है फ्रॉम CFAP, और ICAP को क्यों ये जरूरत पेश आई कि उसने ऑल दो हमने FR भी पढ़ा, ऑडिट भी पढ़ा, तो उसको कंबाइन करके एक मल्टी सब्जेक्ट असेसमेंट का कॉन्सेप्ट अराइज कहाँ से हुआ, और दूसरी प्रोफेशनल बॉडीज ICAW को क्यों अडॉप्ट करके प्रीवियसली चल रहे थे। अच्छा, किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। अच्छा, आवाज मेरी क्लियर नहीं आ रही क्या? मुझे काइंडली कंफर्म कर दें, अगर मेरी आवाज में डिस्टॉर्शन है तो मैं उसको क्लियर करके फिर आगे प्रोसीड करता हूँ। क्लियर है? कि चलें, सही है। सही है, तो मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। अब देखें, इसको समझने की जरूरत यह है जो मैं आपको बता रहा था कि इसका डिफरेंस CFAP एग्जाम से क्या है। देखिए, CFAP एग्जाम जो आपके डिजाइन हुए हुए हैं वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कितने एरियाज के अंदर प्रोफेशनली प्रैक्टिकली काम कर सकता है उसकी टेक्निकल नॉलेज पे बेस कर रहा है। FR आप पढ़ते हैं, अकाउंटिंग की टेक्निकल नॉलेज सारी आपको मिल जाती है। BFD आप पढ़ते हैं, बिजनेस वैल्यूएशन, बिजनेस फाइनेंस डिसीजंस, फाइनेंशियल एनालिस्ट वाले काम, सारी चीज़ें उसमें आपको मिल जाती हैं। SPM में आपके पास मैनेजमेंट चीज़ें आ जाती हैं, देन आपके पास टैक्सेशन आ जाता है, कॉर्पोरेट लॉ आ जाता है, तो इन सारे सब्जेक्ट, ऑडिट आ जाता है। अब ये सारे स्टैंड अलोन टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं। अब चैलेंज क्या आ रहा था, हम स्टैंड अलोन चीज़ें पढ़ के जा रहे थे, प्रैक्टिकल लाइफ में हमें उनको किस तरह अप्लाई करना है, कि हम प्रैक्टिकली बैठे हुए हैं, हमारे पास कोई पेपर नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। अब मेरे पास, मुझे कुछ नॉलेज मेरी अकाउंट्स की भी लगानी है,
कुछ नॉलेज मुझे ऑडिट की भी लगानी है, कुछ नॉलेज मुझे अपने लॉ की भी यूज़ करनी है। तो अगर मेरे पास कोई भी इस तरह का प्रैक्टिकल सिनेरियो आता है तो क्या मेरे पास रेलिवेंट स्किल्स मौजूद हैं उसको डील करने के लिए या नहीं। तो इस वजह से एक नीड अराइज हुई थी कि हमारे पास एक मल्टी सब्जेक्ट असेसमेंट का कॉन्सेप्ट आए, जिसके अंदर हम केस स्टडीज दें तो प्योरली बेस करें आपके प्रैक्टिकल सिनेरियोज पे। कि अगर आप फर्म के अंदर एक मैनेजरियल पोजीशन पे सर्व कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कब कौन से सब्जेक्ट्स अपनी नॉलेज यूज करनी है और आपने प्रैक्टिकल होते हुए किस तरह एग्जीक्यूट करना है। थ्योरेटिकल वर्ल्ड इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्रैक्टिकल वर्ल्ड। थ्योरेटिकली तो मुझे एक ट्रीटमेंट अकाउंटिंग का आता है, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकली आपसे बात करूँ ना तो इवन एक प्रोविजन की रिकॉर्डिंग ऑफ टाइमिंग उसको किस तरह मुझे केटर करना है उस पर भी इतने इश्यूज आ जाते हैं कि आपको सेवरल मीटिंग्स रखना पड़ता है। थ्योरेटिकली तो मुझे पता है कि भाई प्रोविजन मेरे पास जो भी IS 37 का लेट डाउन क्राइटेरिया वो मीट हो तो मुझे रिकॉर्ड करना है, लेकिन प्रैक्टिकली मैं उसको मेजर किस तरह करूंगा, मेरे लिए क्या फीजिबिलिटी होगी, सारे चैलेंजेस प्रैक्टिकली आ जाते हैं। तो बेसिकली जो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल का गैप था उसको क्लोज करने के लिए भी ये पेपर आया था। दूसरा, आपके पास आपका एक रोल अज्यूम करके आप किस तरह एक्ट करते हैं वेदर इन प्रैक्टिस वेदर इन बिजनेस, उसकी वजह से भी पेपर आया था। केस स्टडी टाइप्स इसमें क्वेश्चन आए थे जिसके अंदर रियल लाइफ सिनेरियोस आपको दिए जा रहे थे और आपकी एबिलिटी चेक की जा रही थी कि अगर आपके पास यही इंफॉर्मेशन प्रैक्टिकली आती है तो आप कितना क्विकली उसको ग्रैस्प करते हैं और किस तरह आप एक प्रैक्टिकली वायबल सोल्यूशंस देते हैं। थ्योरेटिकल सोल्यूशंस नहीं कि आपने बातें बहुत बड़ी बड़ी रिकमेंडेशन सब कुछ कर दी लेकिन प्रैक्टिकली वो फिजिबल नहीं है। तो उसमें गैप क्या आ रहा था कि भाई स्टूडेंट को चीजें तो इस तरह पता है लेकिन उसको रियलिटी नहीं पता कि भाई इस चीज की सिग्निफिकेंस प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है। क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेंथ टोटली डिफरेंट है। एक पेपर मेरे पास 5-6 पेजेस का अगर आता है तो ये पेपर मेरे पास 15-16 ऑन एवरेज पेजेस पे आ रहा होता है। आप ICW के पेपर देखेंगे तो उसके अंदर लेंथ उससे भी ज्यादा हो रही होती है। अब मैं आपको अगर पेपर दिखाता हूँ उसके अंदर आप ये देखें कि शुरू में तो उसकी ये कॉमन इंस्ट्रक्शन होती है, 3 ही सवाल आते हैं। पहला 50 मार्क्स का होता है, दूसरा 25 का होता है, थर्ड भी 25 का होता है। आपके पास क्वेश्चन पेपर पे लिखना अलाउ है, ये इस पेपर की खासियत है। जब भी यहाँ CRN वगैरह सारी डिटेल्स मौजूद है ताकि आप ये सब कुछ भर के अपने पास क्वेश्चन पेपर रख रहे होते हैं और इस पर लिख सकते हैं पेपर के अंदर, और इसकी जरूरत किस तरह पड़ती है, किस तरह इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ये भी हम सीखेंगे बाद में। 3 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। 3 क्वेश्चन के अंदर जो पहला क्वेश्चन होता है 50 मार्क्स वाला, वो सबसे लेंदी क्वेश्चन होता है, ऑलमोस्ट 7 to 8 पेजेस पे होता है। अब आप देखें ये एक क्विक स्नैपशॉट है उसके पहले पेज का जिसमें सिर्फ रिक्वायरमेंट्स और अपेंडिसेस की इंफॉर्मेशन है, तो ये एक पेज पे तो ऐसे ही आ गया। अब अगर इसको मैं एक्सपेंड करूंगा, इसकी लेंथ जाके मैं देखूंगा तो मेरे पास अपेंडिक्स 1 2 3 4 5 5 डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है एक ही क्वेश्चन के लिए। 50 मार्क्स का मेरे पास क्वेश्चन है जिसके अंदर मेरे पास 4 रिक्वायरमेंट्स आ रही है। 4 रिक्वायरमेंट्स के अंदर भी अगर मैं जाके गौर से देखूंगा तो उसके अंदर भी फर्दर सब रिक्वायरमेंट होगी। ये 15 मार्क्स सिंपल एक रिक्वायरमेंट के नहीं होंगे। मुझे डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन पिक करते हुए अपेंडिक्स 1 2 3 3 डिफरेंट सोर्सेज की इंफॉर्मेशन यूज करते हुए मुझे अकाउंटिंग की भी बातें करनी है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज, उसके साथ साथ मुझे ऑडिट रिस्क की भी बातें करनी है एक ही सवाल के अंदर। अब ये फ्लेवर आ गया MSA का। अब बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती, एक तो आपने एग्जिबिट्स को मैनेज किया, दूसरा आपने रिक्वायरमेंट्स को कॉम्प्रिहेंड किया, फिर आपने इस पेपर को मैनेज किस तरह करना है वो इतना इजी नहीं होता। अगर आप 50 मार्क्स का एक ही सवाल आपके पास आ रहा है जिसमें प्रीवियसली आप 2-3 सवाल करते हुए आए हैं जो एक थीम पे सवाल होते थे। कंसोलिडेशन का सवाल FR में आता था, आपको पता होता कि आप आइडेंटिफाई करते थे फॉरेन सब्सिडी का सवाल है, पीस मील है, मेरे पास कॉम्प्लेक्स ग्रुप है, सिचुएशन आइडेंटिफाई करके उसमें से कहीं ना कहीं से मार्क्स लेके आप कर लेते थे। इन्फॉर्मेशन आपके पास इतनी ज्यादा होती नहीं थी, एडजस्टमेंट्स होती थी, एक पैटर्न होता था, चीजें होती थी। अब यहाँ क्या है, अब आप ये देखें यहाँ से अपेंडिक्स 1 बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, अब ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। अपेंडिक्स 2 एक्सट्रैक्ट्स उसने आपको दे दिए, एक्सट्रैक्ट भी अच्छे खासे लेंदी है। देन अपेंडिक्स 3 में आया तो जो मिनट्स वगैरह थे उसकी इन्फॉर्मेशन। सिर्फ आप ये देखते जाएं कि इसे क्वेश्चन पेपर है, ये आंसर नहीं समझ लिएगा इसको। अपेंडिक्स 4 ईमेल जो आपके पास आ गई, देन आपके पास जाके अपेंडिक्स 5, तो यहाँ जाके पहला क्वेश्चन सिर्फ एंड हुआ। अब मैं अगर एक बंदे को मान भी लूँ कि उसको IFRS की नॉलेज भी स्ट्रांग है, ऑडिट की नॉलेज भी स्ट्रांग है, लेकिन अगर उसने इस तरह के स्टाइल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए हुए इन अ राइट डायरेक्शन तो वो पेपर में इस सवाल को मैनेज नहीं कर सकता। क्योंकि आपको मैं आप देखेंगे जिस तरह कोर्स में आप हमारे साथ कवर भी करेंगे, कुछ सवाल ऐसे स्ट्रेट होंगे आपके क्वेश्चन बैंक में
तो आप बोलेंगे यार इसमें टेक्निकल तो उसने कुछ पूछा ही नहीं है, एफआर में तो उससे भी ज्यादा चीजें मुश्किल पूछता था। लेकिन आप देखेंगे कि एफआर में अगर 25 मार्क्स के लिए पूछता था तो वो अब 10 मार्क्स के लिए कर देगा उस चीज को, 5 मार्क्स के लिए, 10 मार्क्स के लिए, मैक्सिमम आपके पास 10 मार्क्स के लिए वो कंप्यूटेशन वाली चीज पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछता। अब उससे हो क्या जाता है आपके पास कि एक तो आपका थीम बदल जाता है, इस बड़े पेपर को मैनेज किस तरह करना, फिर लिखना कैसे। अब सिंपल सी बात है, अगर इसके अंदर कोई भी शेयर बेस्ड पेमेंट का सिनेरियो आ गया, अब मुझे एफआर के अंदर से तो मुझे पता है कि किस तरह कंप्यूट करना है, नंबर ऑफ शेयर्स देखूंगा, कौन से एलिजिबल हैं, ए रेंट पे एस्टिमेट क्या है, शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई करके मैं एक आंसर पे पहुंच जाऊंगा। लेकिन यहाँ तो वो पूछ ही नहीं रहा, यहाँ तो पूछ रहा भाई आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, मैंने जो काम किया हुआ है ऑलरेडी तो उसके अंदर क्या इश्यूज है, अब आपको उसको नैरेटिव फॉर्म में बताना है। अब उस चीज को किस तरह मैनेज करना है, वो चीज मैनेज होती इस तरह है कि हम जब एमएसए स्टाइल के ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और हम प्रीवियस नॉलेज को एमएसए लेवल तक ही पढ़ते हैं। क्योंकि देखिए इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरा पूरा एफआर का रजिस्टर रिवाइज करूँ, सारे सवाल उसके प्रैक्टिस करूँ, देन मैं अपने पास ऑडिट पूरा रिवाइज करूँ फिर इस पे आऊँ। अगर आप ये अप्रोच लेकर आएंगे तो फिर इस पेपर तक पहुंचते ही पहुंचते आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा। तो बेसिकली इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए एक राइट माइंडसेट, राइट प्रैक्टिस मटेरियल और आपने कितना प्रीवियस नॉलेज को किस लेवल तक रिफ्रेश करना है, वो तीनों चीज आपके पास जरूरी है। देन इसमें क्वेश्चन 2 आ गया 25 मार्क्स का। अब इस क्वेश्चन की भी लेंथ कोई इतनी कम नहीं होती, इसमें भी आप देखें अपेंडिक्स आपके पास एक आ गई, देन उसने डिफरेंट आपको स्ट्रक्चर बना के दे दिया, देन अपेंडिक्स 3 आपके पास आ गई, देन अपेंडिक्स 4 आ गई। 25 मार्क्स के लिए भी 4 अपेंडिक्स उसने दे दी। इसी तरह का मैं देखूँ तो मेरे पास क्वेश्चन 3 है, वो भी 25 मार्क्स का है, इसकी भी आप लेंथ देख लें। अपेंडिक्स 1 आपके पास आ रही है, देन अपेंडिक्स 2 आ रही है, देन जाके ये एंड हो रहा है। अब 15 पेजेस का क्वेश्चन पेपर है, 15 पेजेस का क्वेश्चन पेपर देख के ही आपके पास सिर्फ एक्स्ट्रा टाइम कितना है, आपके पास आधा घंटा एक्स्ट्रा आपके पास, उसको मैनेज करना, उसके अंदर कितनी इंफॉर्मेशन लिखनी है। और एक इसके अंदर चैलेंज ये आता है कि इसके अंदर इंफॉर्मेशन से अवेलेबल मार्क्स ज्यादा होते हैं। अब आपने लेट से पहले सवाल के अंदर ओवर टू कर दिया, अगले सवाल तक पहुंचे, भाई पहले सवाल में मिलने तो मार्क्स 50 हैं, अब आपके पॉइंट ध्यान में जो पॉइंट्स आ रहे थे आपने लिख के उसमें इतना टाइम लगा दिया कि क्वेश्चन 2 और 3 करने का आपके पास टाइम ही नहीं बचा। सबसे बड़ा चैलेंज ही हमारे पास ये है जिसको हमने चैलेंजेस में हाईलाइट किया हुआ है, टाइम मैनेजमेंट। जब तक आपकी टाइम मैनेजमेंट इस पेपर में स्ट्रांग नहीं है तो मैं समझता हूँ कि मतलब इस पेपर को टैकल करना बहुत डिफिकल्ट है। आप खुद एनालाइज करेंगे, जब आप आईकेप की क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आप मिस्टेक्स कम करेंगे, चीज़ें पिक भी होंगी, प्रोवाइडेड कि आपने प्रीवियस नॉलेज आपकी रिफ्रेश है। लेकिन आप देखेंगे यार कि सवाल के लिए अगर टाइम डेसिग्नेटेड था आधा घंटा, आप उसको 1 घंटे में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुझे केस स्टडी स्टाइल पेपर को करने की आदत ही नहीं है, मेरे पास मेरा माइंड उस तरह डेवलप नहीं हुआ हुआ कि मैं कंप्यूटेशन से अगर नैरेटिव स्टाइल में शिफ्ट कर जाऊं तो मुझे किस तरह क्विकली उसको अडॉप्ट करना है, किस तरह आंसर लिखना है, क्या लॉजिकल सीक्वेंस होनी चाहिए, किस तरह मुझे क्वेश्चन को पिक करना है, सारी चीजें वहां पे आ जाती हैं। डेटा मैनेजमेंट अभी हम देख कर आ रहे हैं, हमारे पास कितना लेंदी हमारे पास पेपर है। ड्राफ्टिंग स्किल्स अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप इस तरह अज्यूम कर लें कि आप इसी सवाल को, अगर मैं अज्यूम करूँ पहला सवाल था, वो एक रिपोर्ट बना के आप पार्टनर को दे रहे हैं। अगर आप पार्टनर के पास एक चीज लेके जा रहे हैं और उसके अंदर आपके पास ऑडिट में 3-4 इश्यूज हैं, सबसे सिग्निफिकेंट इशू को ही आपने सबसे एंड में लिखा, तो भाई वो इंप्रेशन क्या जाएगा, वो सारी एनर्जी लगा के 3-4 पॉइंट्स पे आएगा, एंड में आएगा यार ये सबसे काम की बात तो तुमने एंड में लिखी हुई है। पहली चीज। दूसरा, तुमने इस पे तो इतना टाइम नहीं लगाया हुआ, मेरे लिए तो इशू ही ये चौथा पॉइंट है। अब आप समझ रहे हैं प्रैक्टिकल से आप किस तरह रिलेट कर रहे हैं, तो यही इस पेपर में भी ये थीम है क्या, कि आपने उस सवाल को प्रैक्टिकल एंगल से कैसे देखा, आपने उसकी किस तरह लॉजिकल सीक्वेंस बताई, और किस तरह आपने सिर्फ काम की बातें उस पेपर में करी। अब मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ। आपके पास इंटेंजिबल एसेट्स का टॉपिक होता है, उसमें आपके पास डेवलपमेंट कॉस्ट को कैपिटलाइज कराने के लिए क्राइटेरिया है 5। अब मैं आपको एक टिप भी बताता हूँ पेपर में किस तरह होता है। अब सवाल में उसने क्या किया, उन 5 पॉइंट्स जो है वो आपके पास एंड से लिंक है, मतलब उसके अंदर से कोई भी एक पॉइंट मीट नहीं हुआ तो आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते। सवाल में उसने एक ही पॉइंट को डिस्कस किया और डिस्कस करके उसने ये इंडिकेशन दे दी कि ये पॉइंट मीट नहीं हो रहा, इसका मतलब डेवलपमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी, एक्सपेंस आउट होगी। आपने क्या किया, आपने उठाया आईएफआरएस आपके पास, आपने पांचों पहले पॉइंट लिखे कि भाई ये पांचों चीजें होना जरूरी है। फिर आपने बताया कि भाई ये वाला पॉइंट मीट नहीं हो रहा, इस वजह से हम नहीं करेंगे। अब यहाँ आपने क्या गलती करी, आपने पहला उस जो एसेंस था डेवलपमेंट कॉस्ट का, आपने उसको ही पिक नहीं किया कि कंडीशन एंड से लिंक थी। दूसरा, जो आपने 5 पॉइंट्स लिखे, अब उसकी वजह से जो टाइम आपका जाया हुआ वो टाइम कहाँ से आएगा। अब इस पेपर में ना इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स चल रही होती है कि आपने कब पार्ट ए और पार्ट बी को साइड करना है,
कब आपने पार्ट बी स्किप करके ए और सी को साथ करना है और बी को अलग से करना है। किस तरह आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रेलिवेंट बात सिर्फ आपने लिखनी है कि आप कम टाइम के अंदर मार्क्स गेन कर सके। अब ये सारी चीजें जो है ये आपकी डिसीजन मेकिंग भी है। एक डिसीजन मेकिंग तो ये सारी चीजें मैंने बताई वो है। दूसरी डिसीजन मेकिंग, अगर आप प्रैक्टिकली उस सिचुएशन में है तो आप क्या डिसीजन लेंगे क्विकली, आप किस तरह इंफॉर्मेशन को प्रायोरिटाइज करेंगे, आप किस तरह चीजों को लेकर चलेंगे। तो इस पेपर के अंदर ये सारे हमारे पास चैलेंजेस आ रहे होते हैं। अब कुछ इसकी कॉमन रिक्वायरमेंट्स वगैरह है, सर हामिद यहाँ से कंटिन्यू करके आपको बताएंगे कि एग्जाम में कॉमन रिक्वायरमेंट्स क्या आ रही होती हैं। अप्रोचेस अगर हम दोनों अडॉप्ट करते हैं सेल्फ स्टडी वाली, देन हमारे पास क्या अप्रोच होगी। अगर हम क्लासेस लेते हैं किस तरह कवर करते हैं तो हमारे पास अप्रोच क्या होगी। तो सर हामिद अभी यहाँ से आपके आगे कंटिन्यू करेंगे। अनम्यूट में कर देता हूँ आपको। सर हामिद अब चेक करिएगा। सही है, आ रही है आवाज? जी जी आवाज़ क्लियर है बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, ऐसा है कि सर अरीब ने काफ़ी डिटेल में चीज़ें डिस्कस तो कर ली हैं और बता भी दिया कि ये पेपर किस लिए इंट्रोड्यूस हुआ था। हमने सिलेबस भी देख लिया कि एफआर का एरिया और ऑडिट का एरिया कम्प्लीटली है, प्लस इन एडिशन टू दैट हमारे पास कंपनी लॉ और एथिक्स का एरिया भी यहाँ पे साथ साथ चल रहा है। अब हम थोड़ा सा वो देख लेते हैं कि कॉमन रिक्वायरमेंट्स क्या आ रही। कॉमनली अगर हम देखें तो इस पेपर में जो एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस है या जो रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, ऑल्दो वो रिक्वायरमेंट्स हर दफ़ा अलग कॉन्सेप्ट्स के लिए टेस्ट हो रही होंगी, लेकिन एक पैटर्न बनाने के लिए अगर हम देखें तो वो 4-5 टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेटिवली हमारे टेस्ट हो जा रहे हैं। अगर हम फर्स्ट टू जो आपकी स्लाइड में आ रहे हैं वो देखें तो वो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ट्रीटमेंट या इम्प्लीकेशंस या कोई बिजनेस एक्विजिशंस या ट्रांजैक्शन से रिलेटेड रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस। अब वो डिफरेंट ट्रांजैक्शन दे देगा। कुछ केसेस में क्या होगा, कोई नई ट्रांजैक्शन हो रही होगी, फॉर एग्जांपल कोई एक्विजिशन हो रहा होगा, तो फिर आपको देखना होगा, एनालाइज करना होगा कि वेदर वो एक्विजिशन कौन से टाइप का एक्विजिशन है, कंट्रोल आ रहा है नहीं आ रहा, सब्सिडी रिलेशनशिप बन रहा है या एसोसिएट बन रहा है, ये सारा एनालिसिस करना होगा। अब ये जो रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन वाला सवाल है ना, जब हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो हम इसी तरह टाइप वाइज ही चल रहे होंगे कि हर क्लास में हम एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन उठा रहे हो, फिर देख रहे होंगे इस टाइप के क्वेश्चन को डील कैसे करना है। क्योंकि हमने चैलेंज क्या देखा है कि ऑल्दो हम अपना ओवरव्यू ऑफ अपना पुराना नॉलेज कर लेते हैं और पुराने कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लेते हैं, तब भी दो चैलेंज है। एक, पुराने नॉलेज को, पुराने कॉन्सेप्ट्स को हमने डिसीजन मेकिंग में कन्वर्ट करना है। क्या मतलब, पहले जो हमने कॉन्सेप्ट्स प्रैक्टिस किए ना, उन कॉन्सेप्ट्स को बेसिकली हमें आज अप्लाई करना है। की डिफरेंस अगर हम बोलें, से लाएंगे वो हमारी अकाउंटिंग की नॉलेज आ रही होगी स्पेसिफिकली। फिर हम कहेंगे कि यार इस केस में अप्लाई करते हुए हमें इस सिनेरियो में समझने कंट्रोल नहीं बन रहा, तो हमारे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ही बन रहा है, तो खाली एसोसिएट बन रही होगी, कोई सब्सिडी नहीं बन रही होगी। एक पूरा एनालिसिस का फ्लो होगा। अच्छा, ये वाले सवाल करने के लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि हमें स्टैंडर्ड की एक रेड फ्लैग्स आइडेंटिफाई होने चाहिए। हर स्टैंडर्ड में कुछ की बातें हैं। जाहिर है हम पूरा, जैसे सर अरीब ने एक बार पूरे बोला कि पूरा हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट घुमा लें तो वो भी हमारे लिए सही नहीं है ना। हमें की एरियाज आइडेंटिफाई करने जो हमें समराइज वे में घुमाने, जो MSA 1 से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमें यही वाली चीज़ देखनी है कि रेड फ्लैग्स हमारी आइडेंटिफिकेशन बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। इस चीज़ को हम कर्टेल कैसे कर रहे होंगे, कैसे ओवरकम कर रहे होंगे, या अभी हम जब अपनी प्रैक्टिस में आएंगे वो जब देख लेंगे, या अप्रोच अभी डिस्कस करेंगे वहाँ देख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टाइप आता है ऑडिट रिस्क या प्रोसीजर। अच्छा, यहाँ पे एक अच्छी बात ये है
कि ये जो रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन वाला सवाल भी है ना, ये भी 2 एंगल्स से आता है। 2 एंगल क्या है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन बिजनेस। यानी कि एक तो फर्म वाला, ऑडिट से रिलेटेड वाला, एक बिजनेस में मैं बैठा हूँ, फाइनेंशियल कंट्रोलर हूँ, कोई नई ट्रांजैक्शन एंटर कर रहा हूँ, तो मैं बोर्ड को बताऊंगा ना कि यार ये मेरे इम्प्लीकेशन एफएस में आ रहे होंगे। तो ये दोनों एस्पेक्ट से चलता है। जब भी ये चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस के साथ आता है ना, ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ट्रीटमेंट वाला सवाल या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इशू वाला सवाल, तो उसके साथ ही हमारे पास बिल्कुल लिंक्ड होता है ऑडिट रिस्क वाला सवाल। जब भी हमारे कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ट्रीटमेंट्स आते हैं या इशू आते हैं या सामने वाला क्लाइंट कुछ गलत कर दे, तो नॉर्मली वो हाई रिस्क एरिया हो जाता है, नहीं हो जाता? तो बिल्कुल फ्लो में इस टाइप के क्वेश्चन अप्लाई भी या हम अटेम्प्ट भी इसी फ्लो में कर रहे होते हैं कि एक इशू लेते हैं हम, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताते हैं, फिर हम आ रहे होते हैं उसका ऑडिट रिस्क बताते हैं, फिर हम उसके प्रोसीजर्स बताते हैं। यानी कि एक ट्रांजैक्शन का या एक चेन का पूरा हम सर्कल फॉलो कर रहे होते हैं, रादर के हम एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग से लेके चलें, फिर अलग फ्रेम ऑफ माइंड में आके फिर ऑडिट देखें, पहले सारे ट्रीटमेंट्स देख लें। ऐसा नहीं है, इसको हमें बिल्कुल कनेक्टेड चलाना पड़ेगा। हर इशू की पहले तीनों चीजें कवर करेंगे, फिर दूसरे इशू पे हम जम कर। तो बेसिक चीज इसमें यही था। अच्छा, कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है आपके पास कि रिपोर्टिंग ट्रीटमेंट्स बताने के लिए आपके पास ऐसा है कि 2-3 कंडीशंस हैं जो आपको एनालाइज करनी है, वो मीट होंगी तो आपका ए ऑप्शन रेलेवेंट होगा, वरना बी होगा। तो यहाँ पे और सवाल में वो दिया हुआ नहीं है, तो आपको सारे पॉसिबल आउटकम्स के लिए जाना है, और सारे पॉसिबल आउटकम्स के लिए जाते हुए कहीं ना कहीं सवाल में कुछ ना कुछ इंडिकेशन होगी जिससे वो उसका इंक्लिनेशन जाहिर हो जाएगा। तो आप डिस्कस करोगे वैसे तो ये इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, लेकिन जो इंक्लिनेशन सवाल में इस पॉइंट की वजह से लग रहा है, तो लाइकलीहुड ये है कि ट्रीटमेंट जो है वो ए वाला होना चाहिए, बी वाला नहीं होना चाहिए। इस तरह की सारी चीजें आ रही होती हैं। फिर अगर हम रिव्यूइंग द वर्क ऑफ द जूनियर की बात करें, तो ये काफी हद तक सिमिलर सवाल है जो हमारे ऑडिट के पेपर में भी आ रहा होता है कि प्रोसीजर्स परफॉर्म किए हुए होते हैं, रिस्क एनालाइज किए हुए होते हैं, इश्यूज आइडेंटिफाई किए हुए होते हैं एक पर्टिकुलर क्लाइंट के, और जब हम जूनियर का वर्क रिव्यू करने जाते हैं तो हमें कुछ और मिलती हैं चीज़ें, और हम फिर उसको इम्प्रूव करके बता रहे होते हैं, रिव्यू करके बता रहे होते हैं, फीडबैक दे रहे होते हैं कि किस तरह से इन चीज़ों को इम्प्रूव करना है, या कौन सा रिस्क आपने कवर नहीं किया, उस रिस्क को किस प्रोसीजर के थ्रू या क्या करके हम कवर कर रहे होंगे। ये वाली चीज़ हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी कर रहे होंगे। जैसे सर अरीब ने बोला है, ये जो पेपर है इसमें ऑडिट का एरिया, अगर हम फर्म में प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना आज, और फर्म की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑडिट का रोजाना हमारा काम है, तो उसके लिए ऑडिट का एरिया यहाँ पे इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, क्योंकि हम इन प्रैक्टिस है रोजाना प्रैक्टिकल चीजें देख रहे हैं। और यहाँ पे इस पेपर का मकसद ही यही है कि प्रैक्टिकली कैसे लोग इम्प्लीमेंट करें। तो यहाँ पे ऑडिट वाले बंदे को ऑडिट के एरिया के लिए ज्यादा चैलेंज नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा तो वो रिपोर्टिंग के एरिया के लिए हो रहा होगा। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो एक और ऑडिट से रिलेटेड ही आता है कि इम्प्लीकेशन ऑन द ऑडिट रिपोर्ट क्या होगा। क्वालिफिकेशन आएगी किसी मिस स्टेटमेंट की, नहीं आएगी, कैम डलेगा नहीं डलेगा, स्टैक टेम्पलेट में जाएगा अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट में या नहीं जाएगा, वो ओवरऑल एनालिसिस, ये भी काफी हद तक सिमिलर सवाल है जो हमारा ऑडिट के पेपर में भी आ रहा होता है। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये एक बड़ी की स्किल है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिसिस। ये हमारे बिजनेसेस में भी काम आ रही होती है, और ये हमारे ऑडिट वगैरह में भी काम आ रही होती है। ऑडिट में नॉर्मली हम लोग एक OAR, ओवरऑल एनालिटिकल रिव्यू वगैरह बना रहे हो फॉर पार्टनर्स रिव्यू, के पार्टनर के पास पूरा टाइम नहीं है कि वो आपके एक एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देखेगा, वो तो एक एनालिटिकली देखेगा कि कहाँ यार सिग्निफिकेंट चेंजेस आए, कहाँ नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं, कौन कौन से रेशियोज हमें निकालने किस टाइम पे, और रेशियोज को कंपैरेटिवली किस तरह देखने देंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब मैं एनालाइज करने की बात करता हूँ, मैं आपको एक नंबर दे दूं, एक कॉलम दे दूं कि इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर दो, तो आप क्या एनालिसिस करोगे? आप उसके रेशियोज निकाल दोगे, आप उसकी सेल का नंबर देख लोगे, आप उसका जीपी निकाल दोगे, लेकिन उस पर आप कमेंट जब तक नहीं कर सकते जब तक आपके पास कोई कंपैरेटिव ना हो। तो नॉर्मली इस पेपर में हमारे पास प्रायर ईयर का कंपैरेटिव होता है, और यही चीज हमें अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस के फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाएगा तो हमारे रिस्क भी ये आइडेंटिफाई कर रहा होगा, हमारे रिस्क भी इन्वोक कर रहा होगा जहां भी सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशंस आएंगे। तो सबसे पहले तो इस तरह के क्वेश्चंस को अप्लाई करने के लिए
हम पहले रेशियोज निकाल ले होंगे अपने, और रेशियोज को फिर देख रहे होंगे जहां जहां हमें सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशन मिलेगा वहां देखेंगे सवाल में कोई डेटा है नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है जिसकी वजह से ये चेंज आया है। अगर नहीं आया तो हम उसको रेड फ्लैग हाईलाइट कर देंगे। ये पेपर एक बिल्कुल प्रैक्टिकल पेपर है, और जिस तरह प्रैक्टिकली चीजें वर्क कर रही होती हैं लिटरली उसी तरह से है। और रिपोर्टिंग के एरिया में भी अगर हम बात करें तो हम एफआर का पेपर नहीं देने जा रहे इसमें, ये बड़ा हम क्लियर हो जाएं। तो इसीलिए हमारे जो कॉन्सेप्ट टेस्ट हो रहे होंगे ना वो भी इसी तरह के हो रहे होंगे कि रियल लाइफ में जो इश्यूज जनरली आ रहे होते हैं ना वो वाले इश्यूज हो रहे होंगे। इसकी मैं छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ कि भाई हमारे एफआर के पेपर में कभी हमने IS-37 टेस्ट होता हुआ नहीं देखा होगा, क्योंकि हम पहले देख के आ चुके हैं। IS-10 टेस्ट होता हुआ नहीं देखा होगा, IS-8 टेस्ट होता हुआ नहीं देखा होगा, यहाँ IS-37 रिपीटेटिवली टेस्ट हुआ है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में उसके बड़ी इम्प्लीकेशंस है। तो ये कोवेनेंट्स की के अगर ब्रीच हो जाएगा तो फिर क्या रिपोर्टिंग में इम्प्लीकेशन आएगा। ये वाली सारी चीज बिल्कुल प्रैक्टिकली लिंक चीजें हैं जो यहाँ पे टेस्ट हो रही होती हैं। लास्टली हमारा एथिकल इश्यूज से रिलेटेड एक सवाल आता है। एथिक्स का इन्होंने हर पेपर में ही ऑलमोस्ट डाला हुआ है। बस यहाँ पे ऑडिट के उससे फर्क ये है कि यहाँ पे ऑडिट के उससे कि हम एक तो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस को भी एनालाइज कर रहे होते हैं और बिजनेस में एथिक्स जो है जो हमारे लिए रेलेवेंट होती हैं वो भी देख रहे होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ रही होती है हमारी प्रिपरेशन अप्रोच। प्रिपरेशन अप्रोच में जैसे सर अरीब ने बताया हम दोनों अप्रोचेस डिस्कस कर रहे होंगे। फर्स्ट अप्रोच तो हमारी क्या होगी कि भाई आज जो है हमारे पास अगर टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा पेपर बर्डन है, तो हम खुद क्या इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो क्या हमारा रूट होना चाहिए टुवर्ड्स द प्रिपरेशन। तो सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि MSA 1 में आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बहुत ही मैंडेटरी ये क्लास लेना, खुद भी हो सकता है। खुद लेने में थोड़े बहुत रिस्क फैक्टर ऑब्वियसली इंक्रीज्ड होता है कि हम थोड़ा सा एंड तक चीज़ों को ड्रैग कर देते हैं, फिर एंड में आके टेंशन में आ जाते हैं। फिर हमने सवाल की लेंथ देखी, पेपर अटेम्प्ट करने के तरीके हमें फिर एंड में हम ग्रास्प कर सके नहीं कर सके, ये वाले कुछ चैलेंजेस हैं। बाकी करना कैसे है अगर खुद करना है तो सबसे पहले तो कुछ कॉन्सेप्ट्स जो की स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे कंसोल का स्टैंडर्ड हो गया, आपके IFRS 15 हो गया, ये एक आध स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट्स खाली हमें घुमाने हैं, कोई प्रैक्टिस मटेरियल पे नहीं जाना है, खाली कॉन्सेप्ट्स घुमाने ऊपर ऊपर से। स्टार्ट कर देने हैं ICAP के स्टडी टेक्स्ट जो है उसके क्वेश्चंस हमें स्टार्ट कर देने। उन क्वेश्चंस को इनिशियली हम इस तरह लें कि क्वेश्चन आपने अपने दिमाग में थोड़ा बहुत कर लिया और सजेस्टेड आंसर पढ़ा, फिर आपने देखा अच्छा यार कहाँ कहाँ लैकिंग आई है, किस तरह से ये अप्रोच कर रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को, और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वाइज ही करें आप भी। फिर आप आए ICAP के ही फिर 50 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है ना, दो टाइप के आते हैं, एक 25 मार्क्स आता है, एक 50 का आता है। फिर आप 50 मार्क्स वाले में आए और फिर खुद अटेम्प्ट करें उसको, और वन गो में अटेम्प्ट करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, वन गो में जब आप करेंगे ना तो आपका मोमेंटम बनता रहेगा कि जो है आपको फिर टाइम का भी आइडिया हो रहा होगा कि कहाँ आपको शुरू में तो ऐसा होगा डबल डबल टाइम लग रहा होगा। तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत बहुत बड़ी की है, जो हम क्लासेस में भी रिपीटेटिवली इस चीज़ पे एम्फेसिस भी कर रहे होते हैं और डिफरेंट टेक्निक्स भी बता रहे होते हैं कि इससे हम कैसे आगे बढ़े। फिर आप जो है ICAW भी देख सकते हैं, और वन सिटिंग में एटलीस्ट आपको 2 से 3 पेपर्स तो करने चाहिए, रिकमेंडेड है अगर आप खुद कर रहे हैं। फिर हम आ जाते हैं क्लासेस की अप्रोच पे। अच्छा, क्लासेस की अप्रोच यानी कि हमारी अप्रोच क्या हो रही होगी। हमारी एक तो मैं बता दूं कि हमारा जो कोर्स है वो स्पेसिफिकली टेलर्ड मेड कोर्स है, कोई फॉर MSA 1। ऐसा नहीं है कि हम FR पढ़ा रहे हैं, ऑडिट पढ़ा रहे हैं तो हमने FR के पूरे पूरे लेक्चर्स किसी टॉपिक के पूरे पूरे डाल दिए, ऑडिट के पूरे पूरे लेक्चर्स डाल दिए, फिर यहाँ पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करा दी। बिल्कुल नहीं है। स्पेसिफिकली जिस तरह के पॉइंट्स पेपर में पिक हो रहे होते हैं उस तरह के पॉइंट्स बिल्कुल हम कवर करा रहे होंगे कॉन्सेप्चुअली, फिर प्रैक्टिस भी उसी तरह हो रही होगी।
दूसरी चीज, हमारा ये जो मॉडल है ये एक हाइब्रिड मॉडल में हम क्लासेस चला रहे हैं। का मकसद ये है कि एक रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हमारे चल रहे होंगे और लाइव लेक्चर्स भी आ रहे होंगे। सैटरडे संडे हमारी लाइव क्लासेस हो रही होंगी और बाकी वीक डेज में हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स चल रहे होंगे। जिस सैटरडे संडे जो भी हम कॉन्सेप्ट्स करा रहे होंगे, जैसे कि अगर हम देखें तो ऑल्दो आई के यही MSA 1 में जो हमारे पेपर्स टेस्ट हो रहे होते हैं, इसमें कोई एक सिंगल टॉपिक नहीं होता, लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि जो भी हम सवाल कराएं उसके वीक डेज में उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स की रिकॉर्डिंग डाल दें, ताकि आप लोग सुन लो एक बार। फिर जैसे ही हम आते हैं ना और क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, तो आप लोगों का एक फ्रेम ऑफ माइंड बना हुआ होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम हवा हवा में खाली प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी को पता नहीं है चल क्या रहा है, और आखिर में अगर आपको लगा कि यार मुझे समझ में नहीं आया, आपने बोला कि यार क्योंकि मुझे FR के कॉन्सेप्ट्स नहीं याद ना, इस वजह से मुझसे नहीं हो रहा। और हालांकि वजह कुछ और थी कि FR के कॉन्सेप्ट भी अगर आप कर लो तो उस नेचर के कॉन्सेप्ट शायद हम FR में नहीं पढ़ रहे हो, और वो वाली वजह हो कि हमें जो चीज कवर करनी चाहिए थी, कवरेज में मसला है एक्चुअली कॉन्सेप्ट की, तो वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगी। इसीलिए रियल टाइम में हम पहले कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, फिर हम देखेंगे सवाल। जब हम सवाल देखेंगे फिर हम देखेंगे कि भाई अदर चीजों में हमारा फोकस बनना शुरू हो जाएगा, कॉन्सेप्ट से फोकस कम हो जाएगा। और मेनली जो अदर चैलेंजेस इस पेपर में आ रहे हैं ना, टाइम मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, ड्राफ्टिंग स्किल्स, हमारा फोकस ज्यादा उस तरफ हो जाएगा पेपर सॉल्व करते हुए, रादर के हम कॉन्सेप्ट्स पे रिवाइज करें और हम ये कंक्लूड कर दें कि यार हमें ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं याद ना, शायद इसलिए हमें समझ में नहीं आ रहा। तो इससे होगा क्या, एक बिल्कुल राइटली पॉइंटेड आउट आपकी वीकनेसेस आपको खुद आइडेंटिफाई होनी शुरू हो जाएंगी, ताकि आप उस पर वर्कआउट करो। वरना तो बिल्कुल हम एक अनप्लैंड मैनर में चल रहे होंगे और कुछ समझ आ नहीं रहा होगा कि भाई रीजन क्या है सवाल ना समझ में आने के, या कभी लग रहा होगा सवाल सारे समझ में आ रहे हैं और हमारी अप्रोच सही चल रही है, हालांकि ऐसा नहीं हो रहा होगा। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले रिवाइज होंगे और फिर हमारा क्या कहते हैं उस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस हो रही होगी इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो वो कौन कौन से करा रहे होंगे, इनिशियली 20-25 मार्क्स वाले क्वेश्चंस जो आई कैप के हैं वो करा रहे होंगे। फिर हम ICW की किट में भी मूव कर रहे होंगे। अराउंड 20+ हमारे क्वेश्चंस इंशाल्लाह प्लान्ड है, 20-25 क्वेश्चंस जिनकी हम लाइव क्लास में प्रैक्टिस करा रहे होंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो की स्टैंडर्ड जो है ना, उसकी थोड़ी समरीज भी हमारी अच्छी डिटेल में होगी, मतलब मैक्सिमम पॉइंट्स कवर कर रहे होंगे। ऑल एक ऑब्वियस बात है कि पूरा कवरेज तो पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि पूरा हम स्टैंडर्ड को आप बोले 5 पेज 6 पेज की समरी में डालने तो ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह मैक्सिमम चीज़ें कवरेज हो रही होंगी। और आप पास पेपर से भी घुमाओगे तो इंशाल्लाह आपको 90-95% चीज़ें रिपोर्टिंग से रिलेटेड मिल रही होंगी। तो वो समरीज भी आपसे रियल टाइम में शेयर हो रही होंगी। इससे आपका एफर्ट भी काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा, कि जो आपने एफर्ट करनी थी देखने के लिए कि पुराने कौन से कॉन्सेप्ट घुमाने कौन से नहीं घुमाने। क्लासेस का एक फ़ायदा ये होगा कि वो आपको एक एक घंटे के 1.5-1.5 घंटे के लेक्चर्स में बड़े बड़े कॉन्सेप्ट आपको कंपाइल हुए हुए मिल जाएंगे कॉन्सेप्ट, और फिर समरी जो मिलेगी उसी को आप एक किट बना लोगे। तो उससे एक फ़ायदा तो ये आएगा, जल्दी रिवीजन हो जाएगा, उसमें टाइम सेविंग हो जाएगी। सेकंड फायदा ये होगा, जब आप पेपर में बैठोगे ना, पेपर में ऑल दो उसने लिख दिया 5 बुक्स अलाउ है, 5 बुक्स कौन खोलेगा, इतना टाइम कहाँ है, यहाँ तो एक बुक खुलने का टाइम मुश्किल से मिलता है, और फिर भी लोगों का 70-70 नंबर का पेपर होता है। तो वहां पे जब आपके पास एक ऑलमोस्ट 100 पेजर या 150 पेजर का समरीज होंगी, और उस पर अगर आपका कमांड होगा और वो आप ले जाते हो ना, तो आप फ्रिक्वेंटली उसको रेफर भी कर सकते हो, रादर कि आप कोई बहुत ही कोई नोट्स में जाओ और उसको फिर खोलो, तो फिर पूरा पूरा टाइम भी निकल जाएगा और चीज़ मिलेगी भी नहीं। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम समरी नोट से जिससे पढ़ रहे होंगे वही चीज़ लेके जाएंगे, उस पर हमारी कमांड भी होगी, और इंशाल्लाह हमें मतलब एक एग्जाम लेवल पे भी तो उस सिचुएशन में कंफर्ट आ जाता है ना। हम खुद अगर अपनी मेमोरी से एक चीज़ लिख रहे हैं, एक चीज़ हमने कहीं से रेफर करके हुए लिख ली, मतलब बुक खोल के लिख ली, तो उसमें एक कंफर्ट लेवल आपका ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, और कंफर्ट लेवल ज़्यादा होगा तो होगा आपका चीज़ सही होगी, होने के ज़्यादा चांसेस हैं। अच्छा, बाकी अगर हम अपने सिलेबस की बात करें तो सिलेबस इस तरह से एलोकेट हो रहा होगा, सर अरीब और मैं दोनों कवरेज करा रहे होंगे।
और ऐसा नहीं है कि ऑडिट का एरिया कोई एक करा रहा है या एफआर का एरिया कोई एक करा रहा है, दोनों एक हाइब्रिड अप्रोच लेके चल रहे होंगे। दो टीचर्स का आपको ये फायदा है कि क्वेरीज अगर कभी कोई एक फंसा हुआ है तो दूसरे से भी आप पूछ सकते हैं, और मैक्सिमम इंशाल्लाह आपको इंडिविजुअल सपोर्ट मिल रही होगी हमारे इन लेक्चर्स पे। जो भी हम क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे वो शेयर कर रहे होंगे, और ये समरीज बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे बनी हुई है, इंशाल्लाह आपको ये भी हेल्प आउट कर रही होंगी। इसके अलावा हम अगर अपना एक यूज़र फ्रेंडली हमारा पोर्टल भी बना हुआ है जहाँ पे एग्ज़ाम डे तक सारे लेक्चर्स आपको अवेलेबल मिलेंगे। सर अगर आप पोर्टल भी खोल दें तो हम उसका भी रिव्यू एक करा देते हैं। मैं शेयर कर देता हूँ। ये देखें लास्ट टाइम का हमारा पोर्टल है। इसमें देखें हमने स्टार्ट से अगर हम चलते हैं तो हमने पहले ग्रुप अकाउंटिंग ग्रुप ऑडिट के टॉपिक्स कराए, क्योंकि ये एक आराम से 25 नंबर्स तो इसी टॉपिक से आते हैं। जैसे MS1 में मैंने बताया ना, कोई भी एक क्वेश्चन सिंगल टॉपिक से नहीं बन रहा होता, इनफैक्ट सिंगल कोर्स से भी नहीं बन रहा होता। ऑडिट और अकाउंटिंग बिल्कुल कंपाइल्ड होता है, और 5-6 स्टैंडर्ड 7-8 स्टैंडर्ड बिल्कुल कॉमन है कि वो एक क्वेश्चन में टेस्ट हो रहे हो। लेकिन ग्रुप का एरिया नॉर्मली हमें सेपरेटली टेस्ट होता हुआ नजर आता है, तो इसीलिए पहला फोकस हम इसी पे करते हैं ताकि 25 मार्क्स तो हमारी पॉकेट में आ जाए। फिर आप देखेंगे ये की स्टैंडर्ड जो है, जैसे IFRS 9 इंस्ट्रूमेंट्स का हो गया, 15 हो गया, शेयर बेस्ड पेमेंट हो गया, लीज हो गया, ये हम हमारी जो इसके लेक्चर्स हैं ये काफ़ी इन डेप्थ है। इन डेप्थ का मतलब ये नहीं समझेगा कि ये FR वाले लेक्चर होंगे, मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये बिल्कुल टेलर मेड टू MSA 1 है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये MSA 1 में भी ये वाले जो स्टैंडर्ड्स हैं ना, ये काफ़ी फ्रिक्वेंटली टेस्ट हो रहे होते हैं, और इनकी कवरेज भी काफ़ी वाइड हो रही होती है। जैसे IFRS 15 है, कभी आइडेंटिफिकेशन में वो आपको घुमा देगा, कभी आपको रिकग्निशन में घुमा देगा। तो वो सारी ये एंगल्स जो हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का जो एक सवाल आता है उससे रिलेटेड कुछ लेक्चर्स हो रहे होंगे। रिपोर्टिंग के एरिया में भी हम एक आध सवाल प्रैक्टिस कर रहे होंगे। रिस्क रिस्क हमारे हर सवाल में ऑलमोस्ट आ रहा होता है, इसको हम इसीलिए सेपरेटली भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि जब इंटीग्रेटेड सवालों में आए तो फिर हमें मुश्किल ना हो, एक दफा हमारी अप्रोच बन जाए। IS 36 40, फिर ये जो नीचे स्टैंडर्ड आ रहे हैं, रैंडम प्रैक्टिस क्वेश्चंस आ रहे हैं, या IS 12, ये बड़े स्लाइट मैनर में बहुत ही एक स्किमिंग लेवल पे इसकी समरीज या इसका कॉन्सेप्ट हम बता रहे होंगे, क्योंकि एक तो ये स्टैंडर्ड ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, और हम बिल्कुल इंट्रोडक्शन लेवल पे, मतलब अपने कैफ लेवल पे ये सब कवरेज करके आ चुके हैं। तो एक ओवरव्यू टाइप का होगा, इसमें कोई बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट नहीं हो रहे होंगे, लेकिन ये इंशाल्लाह दिस वुड बी सफिशिएंट फॉर द MSA 1 की प्रिपरेशन। अच्छा, इसके बाद सर अगर हम उसमें पेपर में दोबारा जम कर लेते हैं तो, अच्छा पेपर की रिक्वायरमेंट में चला चले हैं 1 से चल। अच्छा, इस चीज को ना हम प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं, जो हमने कॉमन रिक्वायरमेंट्स देखी ना जो आ रही हैं, क्या ऐसा ही है या ऐसे ही बोल दिया। तो हम अगर ये बिल्कुल रिसेंट अटेम्प्ट का पेपर है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का ए देखें तो कहता है ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना है, इनका बैकग्राउंड देखना है, और रिपोर्टिंग इश्यूज जो आउटलाइन किए हुए उससे रिलेटेड रिस्क आइडेंटिफाई करना है। तो बेसिकली रिस्क का सवाल है, सही है। तो सेकंड अगर हम देखें तो करेक्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ट्रीटमेंट बताना है, ये भी हमारी रिक्वायरमेंट में आ रहा था। थर्ड अगर हम देखें तो किसी प्रोपोज्ड अरेंजमेंट का इम्पैक्ट बताना है, ये वही वाला है कि कोई नई ट्रांजैक्शन अगर आ जाती है तो उससे रिलेटेड इम्प्लीकेशन, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन है या ऑडिट इम्प्लीकेशन है, वो बताना। मेनली अगर हम पैटर्न देख रहे हैं, फिर एथिक्स का सवाल है। अगर हम सेकंड सवाल में भी जंप कर जाए,
सेकंड क्वेश्चन में भी अगर हम देखते हैं तो कह रहा है ब्रीफिंग नोट बनाना है, जिसका मकसद क्या है, करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का पता आउटस्टैंडिंग मैटर, जो भी मैटर है, मैटर तो हर सवाल में ऑब्वियसली डिफरेंट होगा, लेकिन रिक्वायरमेंट की एक सिंक्रोनाइजेशन देखें तो हम ये 4-5 किस्म की रिक्वायरमेंट बनती हैं। सेकंड अगर हम देख लें तो वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड्राफ्ट करने को बोल रहा है, अगर हम बिल्कुल आसान जबान में बोले। और इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखिएगा, जो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, कि अगर हम ये एफआर के पेपर में होते तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी हमारे या पोजीशन एसएफपी बनाने में आराम से 20-25 नंबर दे रहा होता था, यहाँ खाली 6 नंबर दे रहा है। क्यों? क्योंकि ट्रीटमेंट डिस्कस करने के उसने 15 नंबर दे दिया, कह रहे अब तो प्लस माइनस है, प्लस माइनस तो बच्चा भी कर लेगा, तो आपको खाली 6 नंबर है। इससे आप इस पेपर को बड़ा क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं विद द सीफैप। अगर यही सीफैप में सवाल होता तो आपको एक तो इम्प्लीकेशन इतने डिटेल में समझाने नहीं पड़ते, एक्सप्लेन नहीं करने पड़ते, आपको डायरेक्ट कंप्यूटेशन उठाई और जो भी पैटर्न हमारे बने हुए उसमें सॉल्व किया और एसएफपी में चीजें डाल दी और ये चीजें बन गए और 25 नंबर पॉकेट में आ गए। यहाँ खाली इस चीज के 6 नंबर है। फिर उसके अगला जो है वो एक्सेप्टेंस से रिलेटेड, ये कह सकते हैं थोड़ा सा अलग एंगल है जो हमने डिस्कस किया। थर्ड में आ जाते। थर्ड में भी अगर हम देखें तो पहला फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इशू को एक्सप्लेन करने की बातें कर रहा है और एडजस्टमेंट्स एंट्रीज बनाने को बोल रहा है। फिर इम्पैक्ट ऑन द ऑडिट रिपोर्ट बोल रहा है, जो ये वाला सवाल काफी हद तक सिमिलर टू व्हाट होता है जो हम ऑडिट में भी देख के आ चुके हैं। फिर थर्ड में क्या बोल रहा है ये, अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता रहा है किसी फायर के इवेंट में, वही गोइंग कंसर्न वगैरह की चीजें, और इसमें फिर ऑडिट से रिलेटेड भी लिंक बन रहा होगा। आप देखें, बल्कि इसी सी में ही देख लें कि पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बोलता है फिर ऑडिट एविडेंस बोलता है, यानी कि इसमें आप पूरा लिंक बना रहे होगे। पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता रहे होगे, फिर आप अकाउंटिंग में तो आपने IS 10 का रिस्क बता दिया, फिर आप इसमें गोइंग कंसर्न का रिस्क विद रिस्पेक्ट टू ऑडिट देख रहे होगे, फिर उसके प्रोसीजर बता रहे होगे कैसे आप कर्टेल कर रहे होगे। तो एक बिल्कुल फ्लो, प्रैक्टिकल फ्लो है, रादर के हम बिल्कुल आइसोलेशन में चीजें देखें। बेसिकली डिसीजन मेकिंग स्किल्स हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में बनाना इसका मकसद है कि भाई एक ग्रूम्ड बंदा जाए ताकि इंडस्ट्री में पहली दफा भी जाए तो ऐसा नहीं लगे वो पहली दफा आया है, उसके पास कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल एक्सपोजर से रिलेटेड टच जरूर होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू इट्स करिकुलम जो हमारा पढ़ के आ रहे हैं उसी में कुछ ऐसी चीज बिल्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल कॉमन रिक्वायरमेंट्स हमारी एज इट इज टेस्ट हो रही हैं। अच्छा, कोई क्वेश्चन है तो अब मुझे बता क्वेश्चन पे मूव करने से पहले मुझे एक चीज और हाईलाइट करनी थी कि दें। अगर हम क्लासेस वाली अप्रोच लेके चल रहे होते हैं तो व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट से हमारे पास चैलेंज, हमारे पास फर्स्ट बैच में भी ये आया था कि हमारे पास पार्टिसिपेशन शुरू की क्लासेस में रही थी, उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट थोड़े से आउट ऑफ टच हो गए थे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स पे जा रहे थे। अब देखें, कुछ सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसमें हम रिकॉर्डिंग की तरफ मूव कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं इस कोर्स को डिजाइन करते हुए हमने खुद ये चीजें कंसीडर की थी कि भाई अगर एक बंदा MSA के साथ दूसरे पेपर्स भी दे रहा है तो उसके पास टाइम क्लासेस को देने के लिए कम है। तो ये समरी वाली अप्रोच, सिर्फ आइडेंटिफाइड क्वेश्चंस करवाना, सारी चीज़ों को फोकस लेके चलने का पर्पस ये था कि अगर वो क्लासेस लेने आ रहा है तो वो कुछ वैल्यू एडिशन लेके जाए और एक फोकस अप्रोच में वो चले, रादर देन वो डिस्ट्रॉर्ट हो जाए कि यार इसमें बहुत सारी बातें पड़ी हुई हैं, वही FR रिपीट हो रहा है, वही ऑडिट रिपीट हो रहा है। इस तरह की अप्रोच नहीं है। तो हमारी एक क्लियर एक्सपेक्टेशन भी ये होगी कि यार अगर स्टूडेंट्स क्लास के अंदर लाइव क्लास में आते हैं, हमारे साथ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, तो ड्राफ्टिंग स्किल फ्रॉम द क्लासेस उनकी इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। रादर अगर वो खुद चीज़ों को अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि देखें क्लास में जिस तरह भी हम डिस्कस कर लें, कुछ भी कर लें, जब तक आप उस चीज़ों को खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो स्किल डेवलप नहीं होगी। आप पहले दिन से ही अगर टाइम बेस्ड प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लाइव क्लासेस के क्वेश्चंस के अंदर जो स्किल्स हैं उसको नहीं सीखेंगे, आप कोर्स को अगर ड्रैग करते रहेंगे तो एंड में चीज़ें एक्यूमुलेट होंगी। उसमें फिर हो क्या रहा होगा, फिर आप बोलेंगे यार अच्छा इतने सारे लेक्चर्स हैं, कुछ टॉपिक्स ले लिए कुछ नहीं लिए। अब देखें दोनों सिचुएशन अराइज हो सकती है। पहला मेरे पास आइडियल ऑप्शन तो यही है कि आप सारी क्लासेस जो है वो लाइव ले रहे हो। सबसे प्रेफर्ड ऑप्शन तो यही है कि आपकी क्वेरीज लाइव क्लासेस में हैंडल हो रही हो, आपके पास लाइव क्लासेस आपने ले लिया, आपके 20-25 सवाल एग्जाम स्टाइल के वो तो ऐसे ही कवर हो जाएंगे। अब दूसरा इशू ये आता है कि भाई मैं लाइव क्लासेस ले रहा हूँ, मैं बीच पीछे हो गया या बीच में मेरी कुछ क्लासेस छूट गई तो मैं कैचअप नहीं कर पा रहा।
तो देखें कैचअप वाली चीज़ों का इशू नहीं है। अब दोनों टीचर्स अगर अवेलेबल है तो हमारे पास भी चैट के प्लेटफॉर्म बाकी चीज़ें ओपन है। तो अगर आपको लगता है कि बीच में कोई गैप आ गया, अब मुझे दोबारा लाइव क्लासेस के अंदर किस तरह लिंकेज क्रिएट करना है, तो उसमें हम आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। लेकिन प्रेफर्ड ऑप्शन यही होगा कि आप लाइव क्लासेस की तरफ जरूर जाएं। आप कोर्स को कंपाइल होने ना दें। आप इसको इसी तरह अज्यूम करें कि भाई अगर ये क्लासेस फिजिकल होती और इसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं होती तो मेरे पास क्या एवेन्यूज अवेलेबल होते। तो मैं अपने एक 80% 90% एफर्ट करता ना क्लासेस को लेने के लिए। उसमें हो ये रहा होता है कि यार स्टूडेंट से इंटरेक्शन उस तरह होता नहीं है। क्वेरीज हमें समझ में नहीं आ रही थी कि यार अगर मैं समरी के व्यू से पढ़ा रहा हूँ, अब हर किसी का अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग है। किसी को अगर किसी टॉपिक की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए, किसी को कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही, जब तक वो उस तरह करके क्वेश्चन रेस नहीं करेगा तो वो हम लोग भी कैसे क्लियर करवाएंगे। तो ये एक आपसे रिक्वेस्ट यही है कि लाइव क्लासेस में भी आप लोग आए, अपनी आप लोग एक्टिव पार्टिसिपेशन शो करें, जो आपकी क्वेरीज हैं आप उसको साइमल्टेनियसली क्लियर करते रहें। इससे होगा ये कि आखिरी महीने जब आप बैठे हुए होंगे कोर्स खत्म करने के बाद, तो आपके पास सारी चीज़ें हैंड्स ऑन अवेलेबल होंगी। आपके पास नोट्स वोट्स आपको वैसे नहीं बनाने, समरीज वगैरह सारी अवेलेबल है। आप प्योरली फोकस करेंगे अपनी प्रैक्टिस पे, जो क्वेरीज आएगी आप पूछेंगे, आपकी साइमल्टेनियसली क्लियर होगी। एक चीज हमने और इसमें कराई थी कि हम लोग एंड में एक मॉक एग्जाम भी रखेंगे, जो लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा इसको मिस आउट कर दिया था। इसका पर्पस ये है कि एट द एंड ऑफ द डे अगर एक बंदा फुल फ्लैश पेपर अटेम्प्ट करता है, जो मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपने खुद से बैठ के एमएसए का कोई भी पेपर फुल फ्लैश अटेम्प्ट नहीं किया, उतना टाइम लगा के देखिए, कि स्टेमिना भी चाहिए उस पेपर को करने के लिए। 15 पेजेस का 16 पेजेस का क्वेश्चन है, 3.5 घंटे से ऊपर का टाइम आपके पास। आप जब तक वो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे उस एनवायरनमेंट में, तब तक आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर नहीं होंगे जो एग्जाम टिप्स कहलाती हैं आपकी। आप खुद देखिएगा, आप जब वो पेपर करके जाएंगे ना, उसमें आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आइडेंटिफाई होंगे जो आप एक्चुअल एग्जाम के अंदर अप्लाई करेंगे और आप बहुत सारा टाइम सेव कर लेंगे। तो इसीलिए हमने मॉक एग्जाम को भी एट द एंड प्लान किया हुआ है, कि अगर आप साथ साथ क्लासेस के चल रहे हैं, सारी चीज़ें प्रिपेयर हो रही हैं, तो हमारा कोर्स खत्म होने के बाद हम एक मॉक एग्जाम ले, जिसको हम चेक करके प्रोवाइड करें फीडबैक, या कौन कौन से एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है, और हम स्टूडेंट के साथ कनेक्टेड रहें। यार अगर किसी पॉइंटेड टाइम पे किसी के साथ कोई अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस हैं, क्लासेस रह गई, कुछ और चीज़ हो गई, लेकिन एटलीस्ट अगर उसकी क्वेरीज आ रही हैं, उसको पढ़ने में जो डिफिकल्टीज आ रही हैं, वो हमें जिस तरह पता चलेंगी, हम उसको साइमल्टेनियसली इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेंगे। और आप बिलीव करें कि मतलब इस सब्जेक्ट के अंदर अगर आपने थोड़ी सी भी एक राइट वे में एफर्ट लगा दी, तो ये इतना डिफिकल्ट पेपर नहीं है कि इसको आपने क्लियर करना, पास करना मुश्किल हो। लेकिन सिंपल एक बस रिक्वेस्ट ये है कि आपकी तरफ से भी अगर इनपुट और एफर्ट उसी तरह आएगी, तो टीचर फिर आपके लिए और बढ़ के सारी चीज़ें एफर्ट्स वगैरह कर रहे होंगे। अब किसी के कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं, क्लासेस वगैरह किस तरह चलेंगी, क्या होगा, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, आप वो पूछ सकते हैं। अच्छा, एक सवाल आया, उसको मैं एड्रेस कर देता हूँ कि हेजिंग भी जो है वो एफआर में रियली टेस्ट होती थी, एमएसए में टेस्ट हो रही है। देखिए एफआर में भी हेजिंग टेस्ट होता था, उसका पर्पस होता था अलग। वो होता था एडिंग टू कॉम्प्लेक्सिटी और कवरिंग ऑल आईएफआरएस 9 एरियाज। कभी वो हेजिंग से पूछता था, कभी इम्पेयरमेंट मॉडल से पूछता था, कभी फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी, डिफरेंट एरियाज को कवर करना होता है। प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो इसी पेपर का जो करस्पॉन्डिंग पेपर है आईसीडब्ल्यू के अंदर, उसके अंदर आप देखेंगे हेजिंग के सवाल आईकेप से भी ज्यादा रिपीटेटिव आ रहे होते हैं। उसका एक रीजन ये है कि जो आपकी यूके की और जो यूरोप की मार्केट है, उसके अंदर आपका फाइनेंशियल सेक्टर स्ट्रॉन्ग, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स की वैरायटी जितनी वहां पे है पाकिस्तान में, तो उसकी 1/3 भी नहीं। तो कुछ अगर क्वेश्चंस वहां से अडॉप्ट होते हैं, तो इसलिए एमएसए 1 के अंदर हैजिंग का फ्लेवर भी आ जाता है। कोई मैं स्पेसिफिक लॉजिक ऐसे रिलेट नहीं कर सकता कि प्रैक्टिकली हैजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है तो एमएसए 1 में पूछ रहा है। कुछ चीजें आपकी टेस्टिंग बेसिस पे भी चल रही होती है कि यार कहीं से कोई कॉम्प्लेक्सिटी ऐड हो सके। हैजिंग में बहुत सारी चीजों में सब्जेक्टिविटी है। हैजिंग पे अगर मैं हर अटेम्प्ट में सवाल बनाऊं, तो मैं हर अटेम्प्ट में 5-6 अटेम्प्ट तक डिफरेंट सवाल बना सकता हूँ। स्टैंडर्ड में जाके आप देखेंगे ना, तो उसके अंदर बहुत इन डेप्थ चीजें मौजूद है। तो ये उसका स्पेसिफिक रीजन है थोड़ा सा एमएसए 1 पे फोकस करने। बाकी अगर स्टिल किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, हम रिस्पॉन्ड कर देते हैं अभी। सारी चीजें क्लियर है? अगर तो कोई सवाल नहीं है ओके और सर। अप्रोच भी क्लियर हो गई है, तो फिर हम सेशन को एंड करते हैं और फिर इंशाल्लाह कल से इसको प्रॉपरली क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें हम अपने वही कल से एरियाज लेके चल रहे इंशाल्लाह होंगे। लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं आपकी। कल एक प्रैक्टिस क्वेश्चन हम देख रहे होंगे, बिल्कुल इजी सा, ताकि एक स्टार्ट तो लें।
तो कल की क्लास भी ज़रूर अटेम्प्ट किएगा। और जो लास्ट में सर अरीब ने बात हाईलाइट की है कि लाइव लेक्चर्स में आना, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उससे हम भी चीज़ें आइडेंटिफाई करें कि कहाँ पे स्टूडेंट डिफ़िकल्टीज फेस कर रहा है, और जो ये पासिंग रेशियो है ना, इसको हम फर्दर ब्रिज कर सकें। ये इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह कल की क्लास का मैं टाइमिंग ग्रुप पे ही भेज देता हूँ, तो आप लोग ज़रूर अटेम्प्ट आएगा लाइव। चेक्स और क्वेरी आएगी, लेक्चर्स लॉन्ग इनफ नहीं होंगे। देखिए मैंने वही बताया ना कि ना मैं एफएफआर पढ़ा रहा हूँ, ना सर हामिद एफएफआर पढ़ा रहे हैं, ना ऑडिट वो पढ़ा रहे हैं, ना मैं पढ़ा रहा हूँ। अब मैं अगर एक लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं MSA 1 के लिए ही कर रहा हूँ। मैं जो स्टैंडर्ड्स को कवर करवा रहा हूँ वो मैं समरीज के थ्रू करवा रहा हूँ। मैं किसी भी टॉपिक को जाके एफआर लेवल पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अजम्पशन पीछे यही है कि मैंने एक टॉपिक पढ़ के आ रहा हूँ पीछे से, मुझे क्या करना है उसको रिफ्रेश करना है। अनलेस अगर मैं किसी चीज़ में स्टकअप होता हूँ, कोई चीज़ मुझे क्लियर नहीं हो रही, देन मैं डायरेक्ट करूंगा डिटेल अप्रोच पे। अदरवाइज अगर आप लेक्चर्स वगैरह देखेंगे, टॉपिक्स की समरीज का ओवरव्यू देखेंगे, स्टैंडर्ड ओवरव्यू 40 मिनट, 50 मिनट, 30 मिनट डिपेंडिंग ऑन द स्टैंडर्ड लेंथ इसके अंदर कवर हुआ है कि क्विकली आप उस चीज़ों को स्किम कर लें। लेकिन अगेन मैं वही चीज़ इंपॉर्टेंट हाईलाइट करूंगा कि देखें आपके अंदर MSA लेवल पे ना आपकी जो डेप्थ है आपकी वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी आपकी विद इंपॉर्टेंट है, कवरेज आपकी इंपॉर्टेंट है कि आप कितने ज़्यादा पॉइंट्स को, कितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट को आप ओवरव्यू करते हैं रादर देन आप किसी कम पॉइंट्स को इन डेप्थ जाके कवर कर लें। तो ये इस पेपर की भी थीम है। आप देखेंगे इवन एग्जामिनर कमेंट्स में भी उसने बात हाईलाइट की हुई है बार बार कि भाई मुझे डिटेल वगैरह इस तरह नहीं जाओ, मैक्सिमम पॉइंट्स कवर करो, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट को वो टेस्ट करना चाह रहा है। तो ये इंशाल्लाह लेक्चर्स वगैरह वैसे लॉन्ग नहीं लगेंगे आपको। अब सवाल अगर हम क्लास में सॉल्व करवाएंगे तो आपने सवाल की लेंथ तो आपने सामने देख ली। अब उस सवाल को अगर आप एक 50 मार्क्स का क्वेश्चन करवा रहे हैं क्लास के अंदर, तो आप खुद अज्यूम कर सकते हैं कि उसको क्लास के अंदर करवा के उसकी लेंथ तो थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन जो आपका सोर्स मटेरियल होगा, नॉलेज रिफ्रेशर जिसको मैं कहूँगा, IFRS की हो या आइजा की हो, वो आपके लेक्चर्स इतने ज़्यादा लेंथी नहीं होंगे। किसी का कोई और क्वेश्चन है? चलिए अगर फर्दर क्वेरीज भी है तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे भी इन टच करके पूछ सकते हैं। कल लाइव क्लास के अंदर आप आके भी चीज़ें ले सकते हैं, डेमोज लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। जो भी आपकी क्वेरीज हो हम दोनों टीचर्स मौजूद हैं इसको रिस्पॉन्ड करने के लिए। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि सेशन हम लोग का जो हमने प्रीवियस सेशन से जो चीज़ें अडॉप्ट की हैं, जो चीज़ें हमने लर्न की हैं, उसको हम इंशाल्लाह फर्दर इम्प्रूव करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। थैंक यू। ओके, थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।